अच्छा जी, अब पिक्सल का पढ़ लेते हैं कि पिक्सल क्या है। इस पर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाएंगे हम, बिकॉज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट यही है फेसबुक के केस में। पिक्सल होगा तो आपके पास सारा वेबसाइट का आपकी एक्टिविटी, आपके एड्स की एक्टिविटी आपको पुशबैक हो रही होगी, रिपोर्टिंग हो रही होगी। रिपोर्टिंग क्लियर नहीं है तो ऑब्वियसली आप एड्स की ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर सकते। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा पिक्सल है, इस पर मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है पिक्सल के। मेरे पास लेट से लास्ट 28 डेज़ के अंदर टोटल पेज व्यूज़ कितने हिट हुए हैं मेरी वेबसाइट पर, वो बता रहा है मुझे अराउंड 649,000, 6,39,000 के आसपास या 6.5 लाख के आसपास मेरे पास टोटल पेज व्यू इवेंट्स रिकॉर्ड हुए हैं। उसके बाद कंटेंट व्यू, मेरी वेबसाइट पे जो कंटेंट है उसका कितना आया है। फिर ऐड टू कार्ट्स कितने हुए हैं, लाइक जो यूज़र्स आए हैं उन्होंने तकरीबन 16,900 यूज़र्स ने ऐड टू कार्ट किया है मेरी वेबसाइट पे, जिसमें से अराउंड कोई 4,400 ने चेकआउट इनिशिएट किया है और 3,400 पेमेंट के पेज तक या पेमेंट इन्फो तक, जो आपका चेकआउट का सेकंड पेज होता है जहाँ आप अपनी डिटेल्स डाल रहे होते हैं, वहाँ तक गए हैं। और 3,000 मेरे पास यूज़र्स एक्चुअली कन्वर्ट हुए हैं। अब इसमें आपको एक ड्रॉप ऑफ नज़र आ रहा होगा कि लाइक 16,900 से 4,400 हो गए, तकरीबन 60-70% का ड्रॉप ऑफ हो गया यूज़र। फिर पेमेंट इन्फो पे तकरीबन अराउंड 1,000 यूज़र्स और ड्रॉप ऑफ हो रहे हैं। ये हो सकता है मे बी शायद फ्री डिलीवरी ऑफ़र नहीं हो रही, या कोई और चीज़ हो सकती है, कस्टमर को डिलीवरी प्राइसिंग महंगी लग रही है, या प्रोडक्ट की प्राइसिंग महंगी लग रही है, या डिलीवरी का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा लग रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर 3 दिन में पहुंच रहा है उसको, या 4 दिन में पहुंच रहा है उसको, लेट से कल चाहिए, नेक्स्ट डे चाहिए, वो अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ से इस वजह से ड्रॉप ऑफ्स हो रहे होते हैं अमूमन। फिर इसमें हमें वो इवेंट्स की मैचिंग बता रहा है कि लाइक मेरे पास जो यूज़र आ रहा है फेसबुक पे, वो इन इवेंट से मेरी मैचिंग क्वालिटी कितनी अच्छी है, मैंने कौन कौन से पैरामीटर्स दिए हुए हैं, वो सारी चीज़ें। फिर यहाँ पे कोई इवेंट मैं नया क्रिएट करता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने मेरा स्टोर भी है और वेबसाइट पे मैंने उसकी स्टोर लोकेशन दी है, कितने लोग मेरे स्टोर लोकेशन आके ढूंढ रहे हैं मैं उसको रिकॉर्ड कर सकता हूँ, या कोई और कस्टम इवेंट दे सकता हूँ, लेकिन हम बाय डिफ़ॉल्ट उनके स्टैंडर्ड इवेंट्स पे ही जा रहे होते हैं। फिर ये डायग्नोस्टिक्स आ गया कि मेरे पिक्सल में कोई इशू तो नहीं है फायरिंग में, या उसके पिक्सल फायर होने में, या डाटा की कैप्चरिंग मैकेनिज़्म में, वो मुझे बता रहा है कि नहीं है। हिस्ट्री, मैंने पिक्सल में कब कब क्या क्या चेंजेस किए हैं वो सारी हिस्ट्री बता रहा होता है। और फिर ये सेटिंग्स आ गई कि किस ऐड अकाउंट से या किस उससे प्रोफाइल से ये कनेक्टेड है। जैसे मेरा कनेक्टेड पार्टनर इसमें है शॉपिफाई का एक स्टोर, वो सारी इन्फॉर्मेशन बता रहा है। अच्छा, फिर एक इम्पॉर्टेंट है आपका एड्स रिपोर्टिंग। एड्स रिपोर्टिंग में आपके अकाउंट में कितनी कैंपेन्स चली हैं, टोटल कितने इंप्रेशंस आए हैं, क्या रीच आई है, वो सारी इन्फॉर्मेशन, किस एज ब्रैकेट को रीच हुआ है, मेल फीमेल रेशो चेक करना हो हमें तो मेल फीमेल रेशो चेक कर सकते हैं। मैंने अगर यहाँ एज नहीं देखनी, जस्ट मेल फीमेल देखना है, मैंने ये देख लिया। नहीं, ये आपके अपने वेबसाइट का, आपके अपने पिक्सल का है। अगर पिक्सल इस वेबसाइट पे एक्सेस होना चाहिए, आपको उसके ऐड अकाउंट का एक्सेस होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन। आप क्रिएटिव वाइज रिपोर्टिंग देख सकते हैं कि मेरे कैंपेन में कौन कौन से क्रिएटिव चल रहे हैं और हर क्रिएटिव पे क्या मुझे रीच या फ्रीक्वेंसी मिल रही है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसमें एड्स मैनेजर पे कि हम लाइक जो कैंपेन सेटअप करते हैं इस पे फेसबुक पे, तो ये बेसिकली हमारा डैशबोर्ड आ गया, अकाउंट ओवरव्यू आ गया फेसबुक ऐड अकाउंट का। इसमें बता रहा है जैसे कोई अलर्ट्स हैं मेरे पास तो वो मुझे बता देगा, कोई मेरे पास रिफ़ंड आ रहा है तो वो मुझे बता देगा, पेमेंट मेरी ड्यू है तो उसका नोटिफिकेशन बता देगा, लास्ट 7 डेज़ में मेरी कितनी स्पेंडिंग हुई है वो सारी चीज़ें बता देगा, मेरे लर्निंग फेज़ के अंदर कितने ऐड्स गए। क्योंकि जैसे हम बात कर रहे थे कैंपेन्स की, इनिशियली आप बनाते हो तो 7 डेज़ इनिशियली वो
कैंपेन को लर्निंग पीरियड चाहिए होता है। अब जैसे मेरे इसमें इस वक्त सारे एड्स लर्निंग से बाहर हैं, इट मीन मेरी कैंपेन मेच्योर हुई हुई है इस अकाउंट के अंदर, ज़्यादा कोई नई कैंपेन ऐसा ऐड नहीं हुई भी। मुझे बता रहा है लास्ट 7 डेज़ के अंदर मेरी 129 परचेजेज़ आई हैं। पर परचेज़ की कॉस्ट अराउंड 418 रुपीज़ है। टोटल अमाउंट स्पेंड आ गया इसका। अब मैं ये जाता हूँ जब एक्चुअल डैशबोर्ड पे, तो मुझे यहाँ पे बता रहा है कि मेरी कौन कौन सी ऑब्जेक्ट कैंपेन्स चल रही हैं, और ये डिफरेंट मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स में हैं। जैसे इसका वेबसाइट परचेजेज़ है, मोस्टली इसमें आपको वेबसाइट परचेजेज़ मिलेंगी। ये मेरा ट्रैफिक ऐड है, तो ये लैंडिंग पेज व्यूज़ पे ऑप्टिमाइज़ हो रहा है। अच्छा, इस कैंपेन से मेरा अमाउंट कितना स्पेंड हुआ है, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने फरवरी के मंथ में तकरीबन 6,33,000 रुपये स्पेंड किए हैं। अब मैं देखना चाहूँ कि मेरी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल सेल्स क्या है इसमें, तो मैं यहाँ से इसको, जैसे मेरी कस्टम रिपोर्ट डायमेंशन बनी हुई ई कॉमर्स की, तो मुझे बता रहा है मुझे हर कैंपेन पे वो कितना रिटर्न ला के दे रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल मेरी ये टॉप ऑडियंस वाली जो लॉन्ग कैंपेन है, इस पर मुझे 9.52 का रिटर्न रेट ला के दे रहा है। लाइक हर 1 रुपये के अगेंस्ट मुझे 9.52 रुपीज़ जनरेट करके दे रहा है फेसबुक। टोटल मेरी वेबसाइट पे सेल्स इस कैंपेन से 19,19,000 की है। दूसरा मेरा ऐड है वो 9.03 दिखा रहा है मुझे। एक और ऐड है 9.17। ये एक बंद हुआ हुआ किड्स का कैंपेन का लॉक ऐड है, ये मुझे तकरीबन 13 का रिटर्न ला के दे रहा है। मुझे सारी कैंपेन्स आपकी प्रॉफिटेबल नहीं होती। जैसे ये नीचे ये यूके की कैंपेन है मेरी, जो मुझे नेगेटिव रॉस ला के दे रही है। लाइक मैं अगर 1 रुपये लगा रहा हूँ इस पर, तो मुझे 74 पैसे वापस कर रही है कैंपेन। तो इसमें ऑब्वियसली इस तरह की कैंपेन्स आपकी लॉस मेकिंग कैंपेन होती हैं, आपको बंद करनी पड़ती हैं। ये 7 डेज़, 1 मंथ, 15 डेज़ के आपको पीछे रिपोर्ट्स देखनी होती हैं कि मेरी कैंपेन्स एक्चुअली परफॉर्म कैसे कर रही हैं। ये तो आ गया आपका एनालाइजेशन वाला पार्ट। अब हमें लेट्स से फॉर एग्जांपल कैंपेन क्रिएट करनी है। मैं क्रिएट ऑप्शन पे जाऊंगा, और लेट्स से आपको अभी पता नहीं है कि यार मुझे मेरा क्या ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना चाहिए। अब आपको तो याद है कि यार मेरे पास मुझे ब्रांड रिकॉल, एड रिकॉल लिफ्ट आ रही है, या मेरे पास रीच का ऑब्जेक्टिव अवेलेबल है, मेरे पास पोस्ट एंगेजमेंट का अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पे ये कुछ अलग तरीके से बता रहा है। तो इसमें ऑप्शन होता है, क्योंकि रिसेंटली फेसबुक ने ये इंटरफेस चेंज किया है, तो आप यहाँ से अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल ये पुराना वाला आ गया मेरे पास। अब मुझे लेट से ब्रांड अवेयरनेस की कैंपेन करनी है। मैंने ब्रांड अवेयरनेस सेलेक्ट किया। ब्रांड अवेयरनेस मेरा अवेयरनेस के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव के अंदर है। आज ये मेरा आ गया कैंपेन सेटअप लेवल। यहाँ पे मैं अपनी कैंपेन सेटअप करूँगा कि मैंने किस ऑब्जेक्टिव से जानी है, मेरा बाइंग टाइप क्या है। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्री डिफाइंड या ऑटो सेलेक्ट हुआ हुआ है मेरा ऑक्शन मॉडल, लेकिन मैं इस पर फिक्स रीच एंड फ्रीक्वेंसी बाइंग मॉडल पे भी जा सकता हूँ। अच्छा, ये ऑप्शन हर ऐड अकाउंट में नहीं आता, उन ऐड अकाउंट्स में आता है जिनके पास क्रेडिट लाइंस होती हैं, यानी वो इन्वॉइसिंग सिस्टम पे होते हैं। आपका अगर डायरेक्टली क्रेडिट कार्ड लगा हुआ है, प्रीपेड मॉडल पे चल रहे हो आप, या बिलिंग लाइन नहीं है आपके पास, तो आपके पास ये रीच एंड फ्रीक्वेंसी बाइंग नहीं आएगी, आपके पास सिर्फ ऑप्शन आ रहा हो। तो हम ऑप्शन पे रखते हैं इसको। मेरा कैंपेन का ऑब्जेक्टिव आ गया यहाँ से ऑब्जेक्टिव सिलेक्शन, क्योंकि हम पीछे से कनेक्ट करके आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली उसने वो ऑब्जेक्टिव का ही हमें प्री डिफाइंड सेलेक्ट करके दिया हुआ। यहाँ पे आप A/B टेस्ट कर सकते हो। आप नई कैंपेन चला रहे हो किसी ब्रांड के लिए, तो A/B टेस्टिंग 2-3 तरीक़ों से हो सकती है। आप क्रिएटिव को A/B टेस्ट में डाल सकते हो। लाइक आप सिमिलर ऑडियंस को 2 तरह के क्रिएटिव्स दिखा सकते हो कि कौन सा क्रिएटिव आप चेक कर लोगे कि यार मेरा कौन सा क्रिएटिव, ये क्रिएटिव स्प्लिट टेस्ट बना के देगा आपको और टेस्ट करेगा सेम ऑडियंस में 2 तरह के क्रिएटिव्स पे, और फिर आपको टेस्ट ख़त्म होने के बाद बता देगा कि यार मेरा क्रिएटिव A अच्छा परफॉर्म कर रहा है या क्रिएटिव B अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब उसकी बेसिस पे फिर आप दोनों में से जो भी ज़्यादा अच्छा बेहतर परफॉर्म कर रहा होगा आप उसको रखोगे और दूसरे वाले को बंद कर दोगे। A/B टेस्टिंग बेसिकली आपकी A/B टेस्टिंग आपकी बेसिकली 2 तरीक़ों से होती है। या तो आप ऑडियंसेस टेस्ट कर सकते हो एक क्रिएटिव पे रख के, या आप एक ऑडियंस को रख के 2 क्रिएटिव्स को टेस्ट कर सकते हो चेक करने के लिए कि मेरा कौन सा क्रिएटिव अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब जब भी कैंपेन चल रही होती है ना, उसमें मल्टीपल क्रिएटिव्स चल रहे होते हैं। जाहिर बात है किसी एक क्रिएटिव हर क्रिएटिव अलग किस्म की ऑडियंस के लिए होता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा वानिया के केस में मेरा अगर प्री टीन्स के किड्स हैं उनके लिए कैंपेन है, तो मुझे क्रिएटिव थोड़ा सा बनाना पड़ेगा मदर्स के लिए या पेरेंट्स के लिए, तो थोड़ा सा मुझे उस हिसाब से रखना पड़ेगा, बच्चे दिखाने पड़ेंगे उसके अंदर। मेरा अगर टीन्स या पोस्ट टीन्स वाला जो है, टीनेजर्स 16-17 प्लस वाले जो हैं या 15 प्लस वाले जो हैं, उस ऑडियंस को दिखाना है, तो थोड़ा सा मुझे उसमें क्रिएटिव में थोड़े से इन्फ्लुएंसर्स
उसी कैटेगरी के यूज़ करने पड़ेंगे जिनके साथ मैंने ऐड शूट किया हुआ, उस तरह का डिफरेंट ऐड होगा। बेसिकली आप यहाँ ऐड की क्रिएटिव टेस्टिंग कर रहे हो तो कि मेरा कौन सा क्रिएटिव अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो आपको फेसबुक टेस्ट के बाद बता देगा। दूसरे केस के अंदर आप ऑडियंस टेस्ट कर सकते हो। लाइक मैंने 2 ऑडियंसेस सिलेक्ट किए हैं। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं प्री टीन्स या किड्स का ही, 7 to 9 ईयर्स या 6 to 9 ईयर्स की कपड़े बेच रहे हैं। उसमें हमने पेरेंट्स टारगेट करने हैं, तो हमने पेरेंट्स की प्रोफाइलिंग कर ली, हमने मेल ऑडियंस मदर्स को अलग कर लिया और फादर्स को अलग कर लिया। अब सेम क्रिएटिव सर्व हो रहा है दोनों ऑडियंसेस को। अब यहाँ पे हमें फेसबुक रिजल्ट निकाल के बताएगा कि भाई आया परचेज कन्वर्जन रेट आपका फादर्स के साथ अच्छा था या मदर्स के साथ अच्छा था, यानी ये प्रोडक्ट आपकी फीमेल ऑडियंस ने ज़्यादा बेहतर अच्छे तरीके से कम कॉस्ट पर एक्विजिशन पे परचेज़ की है या मेल ऑडियंस ने परचेज़ की है। जब आपको पता चल जाएगा रिजल्ट के बाद कि यार लेट से मेरे पास ऑर्डर्स दोनों पे सेम आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल कैंपेन ख़त्म हुई मेरी या कैंपेन का टेस्ट पीरियड कंप्लीट हुआ, मेरे पास दोनों ऑडियंसेस से 100 ऑर्डर्स आए। अब यहाँ पर मैं कंपेयर करूँगा कि मेरे पास उन दोनों ऑडियंस को रीच करने के लिए कितने पैसे लगे, CTR किस पे ज़्यादा बेहतर था और कॉस्ट पर कन्वर्जन या कॉस्ट पर एक्विजिशन मेरी सस्ती किस ऑडियंस पे आई है। फॉर एग्जांपल 100 ऑर्डर तो आए, मेल ऑडियंस को 100 ऑर्डर लाने के लिए कॉस्ट पर एक्विजिशन या कॉस्ट पर ऑर्डर मेरी पड़ी 450 रुपये, और फीमेल ऑडियंस के वही 100 ऑर्डर मेरे 300 रुपये में आ गए ऑर्डर। तो इट मीन्स कि मैं फ़ीमेल्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं बजट अपना थोड़ा सा शिफ्ट कर सकता हूँ फीमेल्स पे। यहाँ पे फिर हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि फीमेल्स ओवरऑल मार्केट साइज़ के अंदर फीमेल ऑडियंस कम है हमारे पास। ऑब्वियसली आप मेल का बिल्कुल पूरा 100% बजट उठा के नहीं डालोगे, आप मेल से 25 या 30% बजट काट के, रेगुलर बजट काट के आप फीमेल्स पे दोगे ताकि आपको वहाँ पे बैलेंस आउट हो जाए, क्योंकि मेल ऑडियंस से भी आपको चाहिए होगा बजट। ये डिसाइड करना यहाँ पे होता है टेस्ट के बाद। फिर एक लेवल है एडवांस कैंपेन बजट। ये बेसिकली बजट आपका डिसाइड हो जाता है यहाँ पे कैंपेन लेवल पे। अभी जो हम कर रहे हैं उसमें हम कैंपेन लेवल पे बजट नहीं दे रहे। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमने इसको $100 पर डे का बजट दिया हुआ है, तो $100 का पर डे का बजट हमने अगर कैंपेन लेवल पे सेटअप कर दिया है और हमारे पास उसमें डिफरेंट ऐड सेट्स हैं, यानी ऐड ग्रुप्स हैं कैंपेन के अंदर। इसके नेक्स्ट स्टेज पे जब हम जाएंगे तो जो अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा कैंपेन सेट से ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज होके बजट उसको ज़्यादा, उस ऐड सेट को ज़्यादा दिया जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल मैं इसमें 2 कैटेगरीज अपनी इस कैंपेन में प्रमोट कर रहा हूँ। मैं टीन्स की भी कर रहा हूँ और मैं किड्स की भी कर रहा हूँ। अगर टीन्स मेरा ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लेकर आ रहा होगा, ज़्यादा अच्छी सस्ती कन्वर्जेंस लेकर आ रहा होगा, तो ऑटोमेटिकली इस $100 में से ज़्यादा बजट मेरा टीन्स की कैंपेन पे लग जाएगा और कम बजट मेरा किड्स पे लगेगा। अगर मैंने ये ऑप्शन ऑफ रखा हुआ है तो इट मीन्स अब मैं जो नेक्स्ट स्टेज पे बजट सेट करूँगा, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने $50 रखा हुआ है फॉर टीन्स और $50 मैंने रखा हुआ है किड्स पे, तो वो इक्वली $50 ही स्पेंड करेगा रिगार्डलेस ऑफ मेरे पास सस्ती कन्वर्जन कहाँ से आ रही है। नेक्स्ट स्टेज पे हम फिर यहाँ पे उस पर हमने कैंपेन को नाम वगैरह दे दिया, अब हम यहाँ पे अपना परफॉर्मेंस का गोल लेंगे कि मेरे पास सबसे ज़्यादा मुझे क्या, मेरा इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है। अब अवेयरनेस है, हमने ऐड रिकॉल लिफ्ट ली थी, तो इसमें ऑब्वियसली सब ऑब्जेक्टिव पे हम मैक्सिमाइज ऐड रिकॉल लिफ्ट लेंगे। यहाँ पे फिर हम पेज सिलेक्ट कर लिया हमने कि हमने किस पेज के लिए एडवर्टाइज़ करना है। पेज कनेक्ट करना लाजमी है ऑब्वियसली ऐड मैनेजर के अंदर, अदरवाइज ऐड सर्व नहीं होंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसमें प्री सिलेक्ट हुआ हुआ है मेरा, चूँकि वानिया का क्लाइंट बिजनेस मैनेजर अकाउंट है तो इसमें प्री सिलेक्ट हुआ हुआ है मेरे पास। इसके अंदर फिर ऑप्शंस आ जाते हैं कि आपको चार्जेस कब हो रहे हैं। अब सिंस हमारी बिलिंग ही सारी CPM पे हो रही है इसमें, तो वो ये ऑप्शन फ्रीज है। पहले ऑप्शन आता था इसमें लिंक क्लिक्स का, आज से कोई 5-7 साल पहले, जब दोनों मॉडल्स पे हो रही होती। अब पिछले 5-7 साल से सिर्फ इम्प्रेशंस पे हो रही है। डिलीवरी ऑप्शन में हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। अगर मैंने बजट इसका सेट किया हुआ है लाइफ टाइम, मेरा बजट है ट्रैफिक के एड्स में, तो मैं डिलीवरी इसकी एक्सेलरेट कर सकता हूँ। अब सिंस मेरे पास यहाँ पे स्टैंडर्ड डिलीवरी ऑप्शन है, यानी ये स्टैंडर्ड डिलीवरी 24 आवर्स पे स्प्रेड हो जाता है। जब यूज़र सबसे ज़्यादा होगा उस वक्त ये ज़्यादा इंप्रेशन सर्व करेगा। एक्सेलरेटेड में होता है ऑप्शन कि आप अपने कैंपेन का बजट जितना जल्दी हो सकता है वो एग्जॉस्ट कर दो। अब मैं बताता हूँ उसको लाइफ टाइम पे बजट पे आते हैं। तो अब जैसे कुछ केसेस के अंदर, जैसे कल हमारा एक इवेंट हुआ था। अब इवेंट की वो कुछ टाइम के लिए वो 3-4 घंटे का इवेंट था जो कि लाइव हुआ था। अब लाइव पोस्ट मुझे बूस्ट करनी थी
इसी ऑब्जेक्टिव पे, रीच और अवेयरनेस के ऑब्जेक्टिव पे। तो उसके केस के अंदर मैंने सेलेक्ट किया था उसको एक्सेलरेटेड डिलीवरी, क्योंकि मेरे पास बजट था उसका, लेट्स से फॉर एग्जांपल $400 मेरा बजट था उसका। मैं अगर उसको स्टैंडर्ड पे रखता तो लाइव ख़त्म भी हो जाती, तब भी मेरे पास इतने व्यूज़ ना आते या मेरा बजट एग्जॉस्ट ना होता। जैसे मैंने उसको एक्सेलरेटेड पे किया है, चेंज करके एक्सेलरेटेड पे, विद इन वो लाइव जो मेरा 4-5 घंटे का लाइव हुआ था, उस दौरान उसने मेरा फेसबुक ने सारा स्पेंड कर दिया और उसकी मैक्सिमम जो रीच ला सकता था वो लिया है। तो इसके लिए हम जैसे कभी कोई आपको फ़ौरन एडवर्टाइज़ करनी है कोई चीज़ या फ़ौरन कंप्लीट करनी है, आपको व्यूज़ या कैंपेन का बजट एग्जॉस्ट करना है, उस केस में आप एक्सेलरेटेड मॉडल पे जा रहे होते हैं। देन फिर बजट्स आ गए। बजट्स में आपके पास 2 ऑप्शन हैं, डेली बजट या लाइफ टाइम बजट। लाइफ टाइम बजट के अंदर आप टाइम सेट कर देते हो कैंपेन का। फॉर एग्जांपल डेली बजट है तो मेरी इसकी कोई, मैं चाहूँ तो मैं इसकी एंड डेट, यानी ये कंटिन्यूस चल सकती है मेरी। आज से मैंने शेड्यूल की, अब ये जब तक मैं मैनुअली जाके पॉज नहीं करूँगा कैंपेन, ये चलती रहेगी। ये ऑप्शन है, मैं इसको एंड डेट मैंने सेट कर दी कि लाइक फॉर एग्जांपल ये मैंने अगले 4 दिन चलानी है, मैंने अगले 4 दिन चलानी है कैंपेन, चल के 4 दिन ख़त्म हो जाएगी और डेली बजट ये स्पेंड करेगा 525 रुपये। दूसरा मॉडल है मेरा लाइफ टाइम बजट का। लाइफ टाइम बजट पे मैंने टोटल बजट दे दिया और मैंने इसको टाइम भी दे दिया। अब बेस्ड ऑन द ऑडियंसेस फेसबुक खुद ऑप्टिमाइज़ करेगा किस दिन इसने कितना बजट स्पेंड करना है। अब जिस दिन ज़्यादा ऑडियंसेस अवेलेबल होंगी देखने के लिए ऐड, उस दिन वो ज़्यादा स्पेंड करेगा, और जिस दिन कम होंगी उस दिन कम स्पेंड करेगा। डेली बजट में क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल आज मेरे पास यूज़र्स हैं 1 मिलियन ऑडियंस के अंदर और कोई और एडवर्टाइजर्स भी नहीं हैं, तो उस दौरान तो मुझे बहुत ज़्यादा फिर जो है वो मेरा बजट स्पेंड कर देगा, क्योंकि मेरा ही ऐड नज़र आ रहा होगा हर किसी को। हो सकता है मैंने उस दिन आपको अगर बजट मैंने $500 दिया हुआ है फेसबुक को, तो 500 की जगह $600 तक चला जाए, क्योंकि 20% का मार्जिन होता है हर प्लेटफॉर्म पे, ये 20% तक ऊपर जा सकता है। लाइफ टाइम बजट अगर आपने सेट कर दिया है तो लाइफ टाइम अगर किसी दिन वो ज़्यादा जाता है और किसी दिन कम जाता है, तो एट द एंड ऑफ दैट कैंपेन पीरियड आपका एग्जैक्ट बजट जो होता है आपके सेट बजट से ऊपर नहीं जा रहा होता एक्चुअल बजट। यानी फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे 36,750 सेट किया है तो 36,750 ही रहेगा मेरा लाइफ टाइम। किसी दिन कम करेगा वो, किसी दिन ज़्यादा करेगा, खुद ही मैनेज करेगा। लेकिन मैंने अगर डेली इसको डिवाइड करके दिया हुआ है अगले 36 दिन पे 1,000 रुपये का, तो हो सकता है मुझे कैंपेन एंड करते वो 36 की जगह 38 या 40,000 स्पेंड कर चुका हूँ, क्योंकि डेली बजट मॉडल पे चल रहा है। तो डेली उसको ये एल्गोरिथम में फीड होगा कि डेली आपने 1,000 स्पेंड करना है, लाइफ टाइम नहीं करना, तो वो गोल सेट नहीं कर पाएगा प्लेटफॉर्म। अच्छा, लाइफ टाइम कब चलानी है हमें और डेली कब चलाना है ये डिसाइड करना था। लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरी अगर अवेयरनेस कैंपेन है और सर्टेन ऑडियंस है और मैंने एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद मैंने शिफ्ट करना है ऑब्जेक्टिव, तो मैं अमूमन लाइफ टाइम कैंपेन चलाऊँगा, लाइफ टाइम बजट पर सेट करूँगा। मेरी अगर ई कॉमर्स की कन्वर्जेंस की कैंपेन है या इंगेजमेंट्स की कैंपेन है तो मैं उसको डेली बजट पे रखूँगा, बिकॉज उसके साथ मेरी डायरेक्ट रिजल्ट्स भी ओरिएंटेड है। अगर वो ज़्यादा स्पेंड कर रहा है प्लेटफॉर्म तो मुझे ज़्यादा रेवेन्यू भी ला के देगा, तो उस केस के अंदर मैं डेली पे जाऊँगा। अच्छा, यहाँ पे 2 तरह की ऑडियंसेस टैप कर सकते हैं हम। एक तो हमने वो जो बैंकिंग के लिए प्रैक्टिस की थी कि यार हम किस तरह की ऑडियंसेस टैप कर रहे हैं। एक आपकी सेव्ड ऑडियंसेस होती हैं जो कि पिक्सल की बेसिस पे हमने बात की थी कि हम सेगमेंट्स बना लेते हैं ऑडियंसेस के डिफरेंट, कि यूज़र का बिहेवियर लाइक लास्ट 180 डेज़ के जो विजिटर्स हैं हमारी वेबसाइट के, हमने उसको सेगमेंट कर दिया। वो हमें बताया गया लाइक फॉर एग्जांपल भाई 1 लाख से 1.5 लाख यूज़र्स आपके वेबसाइट पे ऑडियंस में अवेलेबल हैं और इतने लोगों को आप रीटारगेट कर सकते हैं। अगर मेरी रीटारगेटिंग कैंपेन होती तो मैं यहाँ पे इनमें से कोई ऑडियंस यूज़ करता। अब मुझे बता रहा है कि लाइक मेरे पास यूएई में तकरीबन ऑडियंसेस जो हैं वो इतनी हैं, सेव्ड ऑडियंसेस। फिर कस्टम ऑडियंसेस आ गई। कस्टम ऑडियंसेस के अंदर मेरे पास ये मेरी कस्टम ऑडियंसेस हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑल वेबसाइट ऑडियंस तकरीबन लास्ट 30 डेज़ की अराउंड 74,000 से 87,000 तक की ऑडियंस रेंज करती है। ये मैं अगर रीमार्केटिंग कैंपेन चला रहा हूँ अपनी, तो मैं अपनी इन यूज़र्स को ऐड दिखाऊंगा अपना ऑब्वियसली। लेकिन मुझे सिंस अगर मेरी ये ओपन डिटेल टारगेटिंग की ऑडियंस है तो या तो मैं डिटेल टारगेटिंग की सेव्ड ऑडियंस जो मैं पहले टेस्ट कर चुका हूँ, या अगर मेरा प्रोडक्ट लाइन ही बिल्कुल डिफरेंट है, लाइक फॉर एग्जांपल अभी तक मैं यहाँ सिर्फ कपड़े बेच रहा हूँ, अब मैं फ़ीमेल रिलेटेड शूज़ भी मैंने बेचना शुरू करती हैं, तो उसके लिए ऑब्वियसली मैं कुछ नई टारगेटिंग फाइंड करूँगा, कुछ नई ऑडियंस फाइंड करूँगा। तो उसके लिए फिर यहाँ पे हम ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं। अब ऑडियंस सेलेक्ट करने के लिए हमें लोकेशन सबसे पहले, अब लोकेशन के अंदर हम पूरा कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं।
हम टॉप 50 सिटीज़ सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कमांड दे दी लाइक कि भाई वो सिटीज़ जो कि लेट से जहाँ पे 1,00,000 यूज़र्स से लेके 30 लाख यूज़र्स तक हैं वो टारगेट करते हैं। या हम फॉर एग्जांपल बड़े सिटीज़ जहाँ पे 1 मिलियन से लेके 3 मिलियन तक की ऑडियंस रीच है उनको टारगेट कर दिया तो 17 सिटीज़ हो गए। या दूसरा ऑप्शन ये है कि मैंने डायरेक्टली सिटीज़ टारगेट कर दिया। जैसे कराची सिटी टारगेट हो गया, मैंने लाहौर सिटी टारगेट कर दिया। अच्छा, अब मुझे ना बता रहा है एड मैनेजर कि आपने मैप पे किन किन सिटीज़ को टारगेट किया। एक तरीका और है टारगेटिंग का। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इस एरिया को टारगेट करना है तो मैं यहाँ पे जूम आउट करूँगा, जूम इन करूँगा, सॉरी। समझ में नहीं आ रही कि इसको यूज़ कैसे करना है। मतलब इसमें ये अभी तक क्लियर नहीं हो रहा। मतलब हम इस पे काम कर रहे हैं। हम अभी एड्स मैनेजर पे काम कर रहे हैं। बिज़नेस मैनेजर के अंदर, बिज़नेस मैनेजर बेसिकली एक प्रोफाइल है जहाँ से आप सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हो, कनेक्टेड है सारी। सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है वेबसाइट पे बिजनेस मैनेजर जैसे आप बता रहे कनेक्ट करना पड़ता है। बिज़नेस मैनेजर आपने कनेक्ट नहीं करना, आपने पिक्सल वेबसाइट पे कनेक्ट करना है। और किसी वेबसाइट नहीं और वेबसाइट बनाना, जाहिर सी बात है पिक्सल तो लगेगा ही वेबसाइट पे। और जिसका पेज है फेसबुक पे, वहाँ पिक्सल का कोई काम नहीं है, अगर इसके लिए वेबसाइट बनानी पड़ेगी। वेबसाइट बनानी पड़ेगी। फेसबुक पे अच्छा, हम जब पिक्सल पे आएंगे ना, ऑडियंसेस पे आएंगे, तब मैं बताऊंगा। देखो, 2 किस्म की ऑडियंसेस हो सकती हैं। एक ऑन प्लेटफॉर्म भी होती है मेटा प्लेटफॉर्म्स की, एक ऑफ प्लेटफॉर्म्स होती हैं। ऑफ प्लेटफॉर्म्स के लिए आपको पिक्सल चाहिए होता है। ऑन प्लेटफॉर्म यानी आपके पेज पे कोई एक्टिविटी हो रही है, आपकी कोई वीडियो ऐड देख रहा है, वीडियो व्यूज़ हो रहे हैं, ऑन प्लेटफॉर्म एक्टिविटी मेटा खुद निकाल लेता है एड मैनेजर से, तो उसके लिए आपको पिक्सल की ज़रूरत नहीं है। ये सारी सेटिंग्स है ना, इसका ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। करते हैं इसको, आज ओवरव्यू दे। जब हम ऑडियंसेस की क्लास में कर रहे होंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें। या पिक्सल की क्लास कर रहे होंगे तो हम पढ़ेंगे ये चीज़ें। अभी आज मैं बताऊंगा, उससे गुजारूंगा, लेकिन खैर हम वो डिटेल टॉपिक्स के अंदर जाएंगे फिर हम। अच्छा, फॉर एग्जांपल मुझे कराची के अंदर आराम बाग का एरिया टारगेट करना है स्पेसिफिकली, एक सर्टेन रेडियस तक। मैं यहाँ से ड्रॉप पेन उठाऊँगा, मैंने आराम बाग के सेंटर में कर दिया। अब देखें वहाँ पे मुझे वो लॉन्ग लाइट बता रहा है, उसका लॉन्ग लाइट बताया। अब आराम बाग तो बहुत बड़ा नहीं है, 16 किलोमीटर, तो और भी बहुत सारे इलाके हो जाएंगे। तो मैं यहाँ से उसका रेडियस कंट्रोल करके कम कर दूँगा। अब ये आराम बाग के जो मैंने लोकेशन पिन पॉइंट की है, उसके 1 किलोमीटर के रेडियस में जो जो यूज़र्स होंगे उनको मेरा ऐड दिखाएगा। तो ये फिर दूसरा ऑप्शन इसमें आपने एज, आपके किस एज से चल रहे हैं। हम 13 तक कर सकते हैं मिनिमम साइड पे, लेकिन 13 के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिन पे आप अंडर 18 लोगों को नहीं दिखा सकते हैं। तो हम मोस्टली जो हमारी कैंपेन्स चलती हैं वो ओवर 18 ही चल रही होते हैं, बिकॉज जो लोगों ने, बच्चों ने प्रोफाइल बनाया होता है उन्होंने अपनी 18 ईयर्स की एज ही डाली हुई होती है, वो भी कवर हो जाते हैं। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे 18 से लेके 45 तक का एज ग्रुप डिफाइन हुआ है मेरा, मुझे 45 तक की टारगेटिंग करनी है। अभी देखें आपकी पोटेंशियल रीच क्या आ रही है, 14.3 मिलियन से 16 मिलियन की आ रही है। मेरी ऑडियंस कम हो गई। मैंने जेंडर पे जाके चलना है, लेट्स से मेरी इसकी वुमेन ओनली कैंपेन है, मैंने वुमेन सेलेक्ट कर दिया। तो मैं बता रहा है मेरे पास टोटल इस ऑडियंस के अंदर 3,72,000 से लेके 4,37,000 तक की ऑडियंस आ रही है। सर ये जो ऑडियंस अभी शो कर रहे हैं सर, ये जो फिगर अभी आई है सर, ये ऑडियंस लाइव की बात हो रही है या जो ऑडियंस फेसबुक यूज़ करते हैं उस वक्त? ये बेसिकली आप कितने यूज़र्स को रीच कर सकते हैं, ये वो यूज़र्स वो ऑनलाइन है या नहीं है आपको? वो, हाँ, वो ऑनलाइन है नहीं है वो नहीं है, कितने यूज़र्स हैं फेसबुक पे, इसमें वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको ये। अच्छा, फिर इनके आगे जो हमने, हाँ बोलो क्या चीज़, एयर प्रेशर ब्लैक लगेंगे, ब्लैक।
कहाँ से? सैफ की दुकान पे चले जाओ, सैफ की दुकान पे। अच्छा चलो चलो। अच्छा फिर आ जाता है हमारा ये डेली हमारे कितने लोगों को ऐड दिखा। ऊपर जो हमारे पास ऑडियंस आ रही है ना 3,72,000 वाली ऑडियंस जो आ रही है वो हमारी टोटल ऑडियंस की रीच आ रही है। डेली वाला हमारे बजट पे डिपेंड करता है। अब ये बता रहा है डेली फॉर एग्जांपल कि डेली मिनिमम साइड पे 3,72,000 में से 6,900 को रीच हो सकता है इस बजट के साथ, और 4,37,000 में से 20,000 को डेली बेसिस पे रीच हो सकता है। मैं अगर यहाँ से बजट बढ़ाता हूँ अपना, मैंने लेट से 525 दिया हुआ है ना, अगर मैं इसको लेट से 50,000 करता हूँ डेली, बहुत ज़्यादा हो गया। 25,000 का अगर मैंने डेली बजट दिया इसको, तो मुझे बता रहा है कि भाई डेली मेरी एस्टिमेटेड रीच जो है ना वो तकरीबन 3,31,000 के आसपास हो सकती है। लेकिन नंबर ऑफ पीपल तो उन्हीं को ही दिखाएगा ना, जो 3,72,000 3,72,000 से 4,37,000 के दरमियान जो नंबर्स हैं उनको डेली इतना रीच कर जाएगा ये। यानी उनमें से कितने लोगों को नहीं, उनमें से कितने लोगों को, अभी हमें रीच बता रहा है, यूनिक इंप्रेशंस नहीं बता रहा, ये हमें बता रहा है कि डेली यूनिक रीच कितना। यानी मैं 25,000 पर डे के हिसाब से मेरे पास जो ऑडियंस आ रही है मैं उसको तकरीबन 75 to 80% रीच कर सकता हूँ टोटल ऑडियंस को। उसे मुझे टोटल ऑडियंस का वॉल्यूम बताती है उसके अंदर कि भाई लेट से तुम्हारे पास यहाँ पे टोटल ऑडियंस जो है तुम्हारे पास ये 372 से 437 आ रही है। तो ये इसमें से तुम कितने लोगों को इस सर्टेन बजट के अंदर है 25,000 में रीच कर सकते हो। ये अमाउंट, ये आप जैसे जैसे बजट चेंज करोगे, शायद ये 2,500 हो तो ये 31,000 आ जाए। और ये एक प्रोजेक्शन बता रहा है प्लेटफॉर्म, जैसे हमने उस दिन कैलकुलेशन की थी ना, हमने तो एक फिक्स रेट पे किया था, ये एक प्रोजेक्शन बता रहा है। हो सकता है हम जब एक्चुअली एग्जीक्यूट करें तो ये हमारा 3,31,000 से ज़्यादा हो जाए, हो सकता है 4 लाख रीच हो जाए, या हो सकता है 3 लाख रीच, कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि हम ऑप्शन पे बाइंग कर रहे हैं, यहाँ पे फिक्स बाइंग पे नहीं कर रहे हैं। अगर हम वो फिक्स वाले ऑप्शन पे जाते तो हमें ये इतने ही यूज़र्स गारंटीड दे रहा होता, लेकिन वो चूँकि सब अकाउंट्स में नहीं होता ऑप्शन अवेलेबल, तो उस पर हम जा नहीं होते। अच्छा फिर इसमें डिटेल टारगेटिंग का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे आप इंटरेस्ट, बिहेवियर, ऑडियंसेस के सिलेक्ट करोगे। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे कुछ सजेशंस दे रहा है कि बिहेवियर के अंदर के वो लोग जो गैलेक्सी S8 यूज़ करते हो, S9 प्लस, iPhone 7, रिटर्न फ्रॉम ट्रैवलिंग 1 वीक अगो, शॉपिंग सेंटर्स में ज़्यादा विज़िट कर रहे हो, Huawei के फ़ोन ओन करते हो, 2 वीक्स पहले रिटर्न कर आ रहे हो, डिस्काउंट स्टोर्स पे बहुत ज़्यादा विज़िट करते हो या डिस्काउंटेड स्टोर्स सर्च करते हो, वो आ गए। ये ऑडियंसेस पूल फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे हुए भी हैं। बुटीक के रिटेलर जो हैं उनके बिहेवियर हो गए, इंटरेस्ट हो गए। रिटेल शॉपिंग में जो इंटरेस्टेड हैं वो लोग आ गए। ये एक बिहेवियर है पीपल इन पाकिस्तान हु प्रिफर मिड एंड हाई वैल्यू गुड्स। इंगेज शॉपर्स आ गए, ये भी बिहेवियर है। इंगेज शॉपर्स बेसिकली फेसबुक के थ्रू जितने भी ऑनलाइन परचेजेस हो रही हैं दुनिया भर में, वो इंगेज शॉपर्स की कैटेगरी में ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाता है। ये सारे आरामबाग के एरिया में? नहीं, आरामबाग मैंने हटा दिया, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद कर दिया। अच्छा एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, जब आप इस पे जाते हैं ना, किसी ऑप्शन पे होवर करते हैं, तो साइड में उसकी डिस्क्रिप्शन भी देते हैं कि भाई ये इसमें किस तरह के लोग इंटरेस्टेड हो सकते हैं। जैसे इंगेज शॉपर्स में वो बता रहा है कि पीपल हु हैव क्लिक्ड ऑन द कॉल टू एक्शन बटन शॉप नाउ इन द पास्ट वीक, लास्ट 7 डेज़ के अंदर। तो इस तरह से जो है आप ये इंटरेस्ट और बिहेवियर पे टारगेटिंग कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्लोथिंग टारगेट कर लिया, मैंने रिटेल शॉपिंग कर लिया, ऑनलाइन शॉपिंग कर लिया, लग्जरी गुड्स आ गए। और इंटरेस्ट बताएं कोई?
वॉचेस आ गई। अभी हमने ऑडियंस टारगेटिंग कर ली, ये हमें बता दिया इसने भैया आप इस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो। मैं इसको सेव भी कर सकता हूँ, या लेटर स्टेज पे जब मैंने ऑडियंस टेस्ट कर ली उसके बाद भी मैं सेव कर सकता हूँ कि भाई ये मेरी लेट से एक विनिंग ऑडियंस है, इस पर अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं मुझे। इसके बाद फिर आपके पास प्लेसमेंट्स का ऑप्शन आ गया। या तो आप ऑटोमेटेड प्लेसमेंट छोड़ोगे, लेट फेसबुक डिसाइड कि आपका ऐड कहाँ चलना है, या आप मैनुअल प्लेसमेंट सेलेक्ट करोगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा आप शॉर्ट हो के यार मैं पिछले कोई 3 साल से ऐड अकाउंट चला रहा हूँ, मुझे पता है कि मेरी प्लेसमेंट मुझे किस प्लेसमेंट से ज़्यादा ऑर्डर आते हैं, आया मुझे फेसबुक से ज़्यादा आते हैं या मुझे इंस्टाग्राम से ज़्यादा आते हैं, कि किस प्लेटफॉर्म से मुझे सस्ता ऑर्डर आता है, तो मैं फिर मैनुअल प्लेसमेंट्स पे चला जाऊँगा। मैनुअल प्लेसमेंट्स में फिर मेरे पास ऑप्शन है कि मैंने फेसबुक पे दिखाना है, ऑडियंस नेटवर्क पे, मैसेंजर पे या इंस्टाग्राम पे। यहाँ से आप सिलेक्शन ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। फिर फर्दर लेट से फॉर एग्जांपल मैंने इसमें सब ऑफ़ कर दिया और मेरे से फेसबुक का मुझे अपना ऐड से फेसबुक पे दिखाना है, तो फेसबुक पे भी फर्दर आप मज़ीद प्लेसमेंट्स ऑफ कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने फेसबुक फीड पे ऐड दिखाना है, ठीक है, मैंने मार्केट प्लेस पे नहीं दिखाना अपना ऐड, मैंने मार्केट प्लेस ऑफ कर दिया। फेसबुक के राइट कॉलम पे बाय डिफ़ॉल्ट मेरा ऐड जाएगा। वीडियो फीड्स में फॉर एग्जांपल मुझे नहीं दिखाना अपना ऐड, ई कॉमर्स का है। स्टोरीज़ के अंदर फेसबुक पे मेरा स्टोरीज़ टारगेट हुआ है, मुझे रील्स टारगेट नहीं करनी, मैंने ऑफ़ कर दिया। ये सिर्फ मेटा के प्लेटफॉर्म्स के लिए है? नहीं, ये इंस्टाग्राम के लिए भी है। अगर लेट से मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे, हाँ बहुत सारे लोग करते हैं कि इंस्टाग्राम अलग है, ये मेटा प्लेटफॉर्म्स के लिए। मेटा प्लेटफॉर्म्स के लिए एक चीज़ इससे बाहर चली जाती है, ये जो मैंने अभी ऑडियंस नेटवर्क सिलेक्ट किया। ऑडियंस नेटवर्क में आपके कुछ वेबसाइट्स आ जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी वेब, उर्दू पॉइंट, ये 2 वेबसाइट्स हैं जो कि मेटा के ऑडियंस नेटवर्क में फॉल करती हैं। अगर आपको वहाँ पे ऐड नहीं दिखाना अपना मेटा का, आपका फेसबुक से चलाया हुआ है, तो आप इसको अनचेक कर सकते हो। उसमें आपके वीडियो एड्स भी चल सकते हैं। जैसे आप हमारी वेब पे जाओगे, नीचे आउट स्ट्रीम ऐड चल रहा होता है, एक छोटा सा ऐड निकलता है, वो चलता है और फिर बंद होकर ख़त्म हो जाती है वीडियो। वो अगर आपने नहीं चलाना, क्योंकि ज़्यादातर अननोटिसेबल होता है, अगर आपने नहीं चलाना तो आप यहाँ से बंद कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी कन्वर्जेंस की कैंपेन है या ब्रांड अवेयरनेस की कैंपेन है, तो ब्रांड की एडवर्टाइज़र की कोशिश होती है कि वो हर पॉसिबल प्लेटफॉर्म पे जाए, हर पॉसिबल प्लेसमेंट पे वो अपना ऐड दिखाए, ताकि यूज़र्स को एंगेज करे। अदरवाइज़ वो लिमिटेड हो जाती है कैंपेन अवेयरनेस फेज के अंदर। तो हम इसमें ऑटोमेटेड टारगेटिंग करेंगे। फिर नीचे एक मज़ीद ऑप्शन आता है ब्रांड सेफ्टी का, जो हमने इन्वेंट्री फ़िल्टर की बात की थी। अब इन्वेंट्री फ़िल्टर में हमारे पास 2-3 ऑप्शन होते हैं, फुल इन्वेंट्री, स्टैंडर्ड या लिमिटेड इन्वेंट्री। फुल इन्वेंट्री में बेसिकली फिर वो कोई सेक्सुअल कंटेंट है आपका, या कोई वायलेंस है, प्रोफेनिटी से रिलेटेड है, तो वहाँ पे भी आपका ऐड चल जाएगा। यहाँ पे फिर ब्रांड सेफ्टी के इशूज़ आ जाते हैं। अब बहुत सारी जगहों पे अक्सर आपने देखा होगा मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं एडवर्टाइजिंग के, अगर लेट से कोई पीछे कोई ऐसी वल्गर वीडियो चल रही है और उसके अंदर ऐड आ जाए, तो वो लोग स्क्रीनशॉट डाल के और फिर बड़ा उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं। तो वो उस तरह की इन्वेंट्री के, उस तरह की कंटेंट पे या उस तरह के वीडियोस पे आपका ऐड अपेयर ना हो, आप यहाँ से इन्वेंट्री कंट्रोल करते हो। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप स्टैंडर्ड इन्वेंट्री यूज़ करते हो। और अगर कोई बहुत ही कोई, मैं लेट से अगर कोई मेरा फॉर एग्जांपल कुरान इंस्टीट्यूट है, कोई इस्लामिक इंस्टीट्यूट है, मैं उसकी कैंपेन चला रहा हूँ, तो मैं फिर फर्दर लिमिटेड इन्वेंट्री पे चला जाऊँगा, ताकि कोई वॉयलेंस से रिलेटेड या माइल्डली सजेस्टेड इस तरह का कोई कंटेंट भी हो, वहाँ पे भी मेरा ऐड अपेयर ना हो। फिर ये ऑडियंस नेटवर्क का भी इसी तरह फ़िल्टर आ गया कि ऑडियंस नेटवर्क पे आपने किस तरह की साइट्स पे रीच करना है, आपने लिमिटेड इन्वेंट्री पे जाना है, स्पेसिफिक स्टैंडर्ड पे जाना है। अच्छा, ये जो इन्वेंट्री वाली जो है ना ब्रांड सेफ्टी है, ब्रांड सेफ्टी गूगल में भी सेम तरीके से होती है और सेम इसी तरह से हमने सिलेक्शन करनी होती है। हम गूगल पे जाएंगे तो बताएंगे। इन प्लेटफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा समझ लीजिए 70% गूगल और फेसबुक मैच करता है ऑब्जेक्टिव्स में और एग्जीक्यूशन के अंदर, सिर्फ टर्म्स डिफरेंट हैं। जैसे यहाँ पे हम कैंपेन के बाद एड सेट बोलते हैं, गूगल में उसको ऐड ग्रुप कहते हैं हम, और नेक्स्ट 3rd लेवल पे दोनों ऐड ही कहते हैं उसको। गूगल में कैंपेन्स का जो ऑब्जेक्टिव्स है, यहाँ पे ब्रांड अवेयरनेस है, ट्रैफिक है, ट्रैफिक के अंदर उसको वेबसाइट ट्रैफिक बोलता है। हमारा जो फेसबुक में कन्वर्जन है, उसमें वो उसको सेल्स परचेज बोलता है। ऑब्जेक्टिव सेम है, उसकी डेफिनेशन सेम है, सिर्फ टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट है। अच्छा, यहाँ से हम ब्लॉक लिस्ट भी डाल सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने स्टैंडर्ड इन्वेंट्री चूज़ की हुई है, और मैं फिर भी चाह रहा हूँ कि अगर फेसबुक के ऑडियंस नेटवर्क के अंदर लेट से फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की कुछ ऐसी साइट्स जो कि अच्छा कंटेंट नहीं देती या
मेरी ऑडियंस से रिलेट नहीं करता तो मैं यहाँ से ब्लॉक लिस्ट डाल सकता हूँ उसके अंदर। और कोई कंटेंट टाइप है तो जैसे लाइव वीडियोस पे मुझे अपना ऐड सर्व नहीं कराना, मैं लाइव वीडियोस यहाँ से एक्सक्लूड कर सकता हूँ, इट डिपेंड्स। लेकिन हम मोस्टली जो चला रहे होते हैं ना अवेयरनेस की, वो ओपन चल रही होती है, सिर्फ ब्रांड सेफ्टी में हम ये देख लेते हैं तो वो रेगुलर इन्वेंट्री पे चल रही हो, लिमिटेड पे ना चल रही हो, ना फुल ओपन पे चल रही हो, स्टैंडर्ड पे चल रही हो। अच्छा, यहाँ पे आपने बजट दे दिया, यहाँ पे आपने ऑप्टिमाइजेशन गोल दे दिया और यहाँ पे आपने ऑडियंसेस सेट कर ली, ठीक है। स्टेज पे पहले वाले स्टेज पे आपने सिर्फ ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया था। अगर ये एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट्स वाला ऑप्शन सिलेक्ट करें ओपन तो ओपन फेसबुक विल डिसाइड के कहाँ दिखाना है ऐड। अच्छा, यहाँ पे फिर आपने जो थर्ड स्क्रीन है जहाँ ऐड क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे आपने बेसिकली पेज सिलेक्ट हो रहा होता है प्री डिफाइंड। आपने इंस्टाग्राम पे भी अगर सिलेक्ट किया हुआ है तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट भी कनेक्ट हुआ होना चाहिए। अगर नहीं हुआ होता तो बेसिकली इंस्टाग्राम पे ऐड तो दिखा देता है वो, लेकिन जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जो रिपोर्टिंग आ रही होती है, वो आपको फेसबुक पेज पे रिपोर्टिंग आ रही होती है उसकी। फिर ऐड सेटअप आप 2-3 तरीके से कर सकते हो। आपके पेज पे अगर पोस्ट हुई हुई ऑलरेडी, पेज पे पोस्ट हुई हुई है ऑलरेडी, तो आप उस पोस्ट को यूज़ कर सकते हो, या आप बिल्कुल स्क्रैच से नया ऐड सेटअप कर सकते हो। या अगर आपके डिज़ाइनर ने, जैसे हमने वो बिज़नेस मैनेजर की बात की थी, उसमें क्रिएटिव हब था और आप टीम मैनेज कर रहे थे, आपका डिज़ाइनर भी उस बिज़नेस मैनेजर में है और डिज़ाइनर ने क्रिएटिव रेडी करके दिया हुआ है क्रिएटिव हब के अंदर मॉकअप रेडी करके दिया हुआ है। उसने जब आपको दे दिया है तो आप वहाँ से सिलेक्ट करके उस डिज़ाइन को, उस पूरी कैंपेन को उठा के यहाँ से लिंक कर सकते हो। या इस अकाउंट में भी कुछ हुआ बनी है, अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हम डायरेक्टली ज़्यादातर यहाँ पे ऐड क्रिएट करते हैं, क्योंकि नई चीज़ें चेंज हो रही होती हैं, नया कलेक्शन आता है तो ऑब्वियसली वो अपलोडेड होता नहीं है, डायरेक्टली अपलोड कर देते हैं। क्रिएटिव मॉकअप वाली जो आपने बात की है वो थर्ड पार्टी को दूसरा बंदा बना, वो दूसरा बंदा बना के दे रहा होता है आपको, डिज़ाइनर आपका बना के देगा। वो डिज़ाइनर के पास चूँकि आपके बिजनेस मैनेजर में होगा वो, तो जो है वो वहाँ पे उसको टैग कर देगा आपको क्रिएटिव मॉकअप के अंदर, वो पूरा अपलोड कर देगा, सारी चीज़ें सेट कर देगा, किस साइज़ पे या किस प्लेसमेंट का कौन सा बैनर है या कौन सी इमेज है, क्या डायमेंशन होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको अपलोड, जैसे ये है ना, कस्टमाइज करवाना है तो आप वहीं पे हो जाएगा। कोई चेंजेस हैं तो वहाँ पे हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कोई भी एजेंसी मेरे ख्याल में क्रिएटिव मॉकअप यूज़ नहीं करती, बिकॉज डिज़ाइनर्स को इतना बिजनेस मैनेजर का आइडिया होता नहीं, वो आप खुद ही कर रहे होते हैं, उनसे ले लेते हैं डिज़ाइन और अपलोड कर देते हैं। अच्छा, अब क्रिएट एड्स के अंदर हमारे पास किस तरह के एड्स के ऑप्शन मौजूद होते हैं। एक तो आप सिंगल इमेज या वीडियो अपलोड करके चला सकते हो, दूसरा आप कैरोसेल चला सकते हो, इसमें 2 से लेके 10 तक इमेज कार्ड्स आपके चलते हैं और हर कार्ड के पीछे एक यूनिक लिंक होता है, यानी वो हर कार्ड उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट लैंडिंग पेज पे आपको लेके जा रहा होगा। यहाँ से आपके कार्ड्स ऐड हो जाते हैं, इसमें वीडियो कार्ड भी हो सकता है, इमेज कार्ड भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये इमेज कार्ड है, मैं यहाँ पे जाके, मेरे पास ये ऑलरेडी अपलोड हुआ है, मैंने सिलेक्ट कर लिया, मैंने इसकी हेडलाइन डाल दी, मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन डाल दी, लेट्स से लॉन, और मैंने इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट का लैंडिंग पेज का यूआरएल डाल दिया वेबसाइट से उठा के। फिर इसी तरह मैं और मज़ीद ऐड कार्ड करूँगा, मैं अप टू 10 जा सकता हूँ इसके ऊपर, 10 कार्ड्स का मैं स्क्रोलेबल कैरोसेल बना सकता हूँ, ठीक है। वो बन जाएगा तो फिर मैं यहाँ से कैंपेन चला दूँगा। यहाँ पे फिर मुझे कॉल टू एक्शन आता है हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन कि मैंने बटन कौन सा लगाना है ऐड के साथ। अब या तो मैं बगैर बटन के भी जा सकता हूँ, या फिर मैं मुख्तलिफ बटन्स जो हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरा शॉप नाउ का बटन मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो एक और कार्ड लगाना पड़ेगा। अब ये देखें, ये मौका पे है ना, कि मुझे दिखा रहा है कि मेरा ऐड नज़र किस तरह से आएगा। ABC हेडलाइन में प्रोडक्ट का नाम, उसके नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन और ये शॉप नाउ का बटन। शॉप नाउ पे कोई यूज़र क्लिक करेगा तो वो मेरी वेबसाइट पे इस प्रोडक्ट के पेज पे चला जाएगा। सिमिलरली मेरा पिक्सल कनेक्ट हुआ हुआ है इसके साथ, तो मैं पिक्सल पे इवेंट्स रिकॉर्ड करूँगा। मेरे पास ऑप्शन है कि मैं ना भी रिकॉर्ड करना चाहूँ, लेकिन सिंस हमारे पास कनेक्टेड है तो हम इसको
कर रहे होते हैं क्योंकि मैं कॉल टू एक्शन लगा रहा हूँ। अगर मैं इस पर बटन ना लगाता और मैं इसको वेबसाइट पे ना भेजता, यानी मैं इसमें पेज का ही URL डाल देता अपने, तो यूज़र मेरे मेटा के प्लेटफॉर्म से बाहर नहीं जा रहा है। इस केस के अंदर ऑफ मेटा एक्टिविटी कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो रही, ना हो रही है। ऐड पे क्लिक किया, यूज़र मेरे पेज पे रीडायरेक्ट हो गया। तो उस केस के अंदर मैं अगर चाहूँ तो मैं पिक्सल ना यूज़ करूँ, लेकिन चूँकि मैंने इसमें बटन लगाया कॉल टू एक्शन शॉप ना होगा, अब यूज़र्स जो क्लिक कर रहे होंगे उस वेबसाइट पे वो मेरी वेबसाइट पे जाएंगे। अब मैंने आगे की फर्दर ऑन प्लेटफॉर्म की एक्टिविटी रिकॉर्ड हो गई कि क्लिक किया, आउटबाउंड क्लिक आ गया। इनबाउंड क्लिक्स के लिए मुझे वेबसाइट पे एक्टिविटी चाहिए, ट्रैकिंग चाहिए, तो वो वेबसाइट की पिक्सल ट्रैक करके देगा कि यूज़र ऐड पे क्लिक करके वेबसाइट पे जाके उसने क्या किया, उसकी जर्नी क्या है, उसने परचेज़ किया या नहीं किया, या उसने ऐड टू कार्ट करके छोड़ दिया, प्रोडक्ट चला गया। ऐड टू कार्ट कर दिया तो जैसे हमने ऑडियंसेस की बात की थी, वो ऑडियंसेस पर काम करेंगे, अपना कैटलॉग ऐड चलेंगे। जिस तरह गूगल पे एडसेंस होता है, इस तरह फेसबुक पे पिक्सल होता है? नहीं, गूगल पे जैसे एनालिटिक्स होता है वैसे फेसबुक पे पिक्सल होता है। एडसेंस बेसिकली मोनेटाइजेशन के लिए यूज़ होता है। गूगल को आप जब अपनी इन्वेंट्री बेच रहे हो उसके अंदर वो पब्लिशर के लिए एडवर्टाइजिंग होती है कि पब्लिशर एड्स ले रहा है, वो डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट सिनेरियो। मतलब फिर यहाँ आ रहा हूँ मैं उस पर। ये देख रहे हो प्राइमरी टेक्स्ट, ये बेसिकली ये वाली डिस्क्रिप्शन आ रही है कि आपका ऐड पे जो प्राइमरी टेक्स्ट आ रहा है या ऐड स्टार्ट होने से पहले, वीडियो इमेज से पहले या वीडियो से पहले ऊपर आप क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हो यूज़र को, ये वो है। इसमें आप मल्टीपल वेरिएशंस भी ऐड कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल मैं एक और प्राइमरी टेक्स्ट भी डाल सकता हूँ इसमें। ये आपको आपकी पुरानी कैंपेन से जो बेस्ट परफॉर्मिंग टेक्स्ट था उसका भी सजेशंस दे सकता है। अब ये कभी यूज़र को मेरा नज़र आएगा अप टू 30% ऑफ, कभी नज़र आएगा पहला वाला, कभी आएगा सेकंड वाला, बेस्ड ऑन यूज़र किस तरह पे इंटरेक्ट करता है। मतलब फिर यहाँ से हमने पूरी कैंपेन सेटअप कर ली। हम यहाँ से कर देंगे इसको पब्लिश। चंद सेकंड के अंदर ये ऐड को पब्लिश कर देगा। मेरा ऐड हो गया पब्लिश। अब मैं यहाँ पे कैंपेन्स पे आऊँगा तो ये मुझे बता रहा है कि मेरी न्यू अवेयरनेस कैंपेन एक क्रिएट हुई है। पर एस्टिमेटेड ऐड रिकॉल लिफ्ट मेरा इसका ऑप्टिमाइजेशन क्राइटेरिया है। 2 दिन में कैंपेन एंड हो रही है। मैं अंदर आऊँगा तो चूँकि मैंने कैंपेन लेवल पे बजट सेट नहीं किया था, मैंने ऐड सेट लेवल पे बजट किया था सेट। यहाँ पे मुझे बताएगा मेरा बजट वगैरह क्या है, बिड स्ट्रैटेजी क्या है मेरी, वो सारी चीज़ें बताएगा, और रिजल्ट्स क्या हैं। अच्छा जी, यहाँ तक किसी का कोई सवाल? अच्छा, बजट कैंपेन लेवल पे और ऐड लेवल पे किस तरह से हो रहा है? अब देखें, जैसे ये मेरा बजट है ना, मेरी ये कैंपेन्स बनी हुई हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका बजट सेट करता, फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास रिजल्ट्स देखें क्या आ रहे हैं। मेरे पास एक ऐड अकाउंट पर वेबसाइट, एक ऐड अकाउंट पर वेबसाइट। आपने इस ऐड अकाउंट के अंदर अगर मल्टीपल वेबसाइट यूज़ की, ये अगेंस्ट फेसबुक पॉलिसी, आपका ऐड अकाउंट जब दिल चाहेगा बंद कर देगा और दोबारा खुलेगा भी। मतलब इसमें सिर्फ vania.pk ही होगा, या उसका दूसरा डोमेन जो वेरीफाई हुआ है pk.vania.pk और uae.vania.pk। चूँकि डोमेन्स दोनों वेरीफाइड हैं इसलिए हम यूज़ कर सकते हैं। सब डोमेन्स हैं एक मेन डोमेन के, vania.pk के। अगर मैं इस पर वानिया और खाड़ी चलाऊँ तो मेरा 2 दिन के अंदर ऐड अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा दोनों का, और वो मेरा डोमेन भी ब्लैक लिस्ट कर सकता है फेसबुक। यानी अब मैं दोबारा
कोई नया ऐड अकाउंट बनाऊंगा और वानिया पे चलाऊंगा या खाड़ी पे चलाऊंगा, तब भी उसको ब्लैक लिस्ट कर देगा और नई ऐड चलने देगा। अच्छा, अब ये यहाँ पे देखें मेरे पास कितनी 490 परचेज आ रही हैं, 411 एवरेज कॉस्ट पर परचेज आ रही है। अभी ये मेरा ऐड अकाउंट है, मेरी कैंपेन सेटअप हुई हुई है एट सेट लेवल बजट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मेरी कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन क्यों नहीं, यानी मैंने बजट अपना टोटल इसको लेट्स से 15,000 है ना डेली, 16,000 डेली है। अगर मैंने 16,000 डेली कैंपेन लेवल पे दिया हुआ होता तो किस तरह से रिएक्ट करता है ये। अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा सारा इवनली स्प्रेड हो रहा है, तकरीबन बजट डेली का तकरीबन बराबर लगा हुआ है। इस पर 5,000 है तो इस पर भी 63,200 स्पेंड हुए हुए हैं, इस पर भी 5,000 है तो इस पर भी 63,200, और इस पर 6,000 है तो इवन हुआ हुआ है। लेकिन अगर आप कॉस्ट पर परचेज देखें तो मेरे पास ये जो वुमेन इंटरेस्ट वाली कैंपेन है ये लेकर आ रही है 353 पे कॉस्ट पर परचेज, और सेम 5,000 वाली बजट पे मुझे 477 का पड़ रहा है। अगर ये बजट मेरा कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन पे होता तो सबसे ज़्यादा मेरा बजट लग रहा होता ये 353 वाली पे, और मेरे पास ये ऑर्डर्स भी 178 नहीं होते, मेरे पास परचेजेस 178 से कहीं ज़्यादा होते। अभी ये लिमिट हो रहा है 5,000 की वजह से। मैं 5,000 में यहाँ पे 178 लेकर आ रहा हूँ, और मैं यहाँ पे 5,000 में टोटल यानी 63,000 में सेम बजट में मैं 132 ऑर्डर्स लेकर आया हूँ। अगर मेरा ऑप्टिमाइज होता कि लाइक बेस्ट परफॉर्मिंग एड सेट पे, तो ऑटोमेटिकली फेसबुक मेरा इस पे 178 वाले पे ज़्यादा स्पेंड करता, और मेरे पास टोटल नंबर ऑफ़ जो रिजल्ट्स हैं वो 492 की बजाय शायद 550 या 6 से होते, कंसिडरिंग कि हमने टोटल स्पेंड ये सेम 3 लाख 2 लाख 2,000 ही किया। तो लेकिन ये हम इनिशियली पहले जब कैंपेन सेटअप करते हैं, ऐड अकाउंट नया होता है तो हम ऐड लेवल पे, ऐड सेट लेवल पे बनाते हैं। जब हम आपको डाटा आ जाता है और लर्निंग्स आ जाती हैं प्रीवियस, उसके बाद फिर हम ना इसको कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन पे करते हैं। वैसे जब अकाउंट रैप की कॉल आती है तो वो आपको यही सजेस्ट करते हैं कि आप कैंपेन बजट पे चलाएं, लेकिन उसके अंदर इनिशियल कैंपेन्स में जब आपके पास पिक्सल पे लर्निंग नहीं है या कलेक्शन बहुत नया है तो आपके पास उसमें बजट की वेस्टेज बहुत ज़्यादा आती है। तो वेस्टेज को कंट्रोल करने के लिए कुछ हद तक हम यहाँ पे कर रहे होते हैं, फिर कैंपेन बनाई नई और उस कैंपेन के अंदर इनको सबको डुप्लीकेट करके वहाँ पोस्ट कर दिया। अब ये यहाँ भी चल रहे हैं और वहाँ भी चल रहे हैं। जब वहाँ रिजल्ट्स हमारे सूटेबल आ जाएँ कि हमें दिन की हमारी डिज़ायर्ड नंबर ऑफ़ परचेजेस ला के दे रहा है प्लेटफॉर्म, तो उसके बाद फिर हम इस एग्जिस्टिंग कैंपेन को पोस्ट करें। कोई और सवाल किसी का?